चलो। कल अपन डिस्कस कर रहे थे क्या? ठीक है, अपन कल करी थी अपन ने बीएनएस, न्याय संहिता। चलो, इन जनरल पूछ रहा हूँ तुम लोगों से। टोटल तीन संहिता हैं। एक नागरिक हो गई, एक नागरिक सुरक्षा हो गई, एक न्याय और एक साक्ष्य संहिता। इन तीनों में से जो अपने ज़्यादा सबसे ज़्यादा रिलेवेंस की है पीएससी के इंटरव्यू में, वो कौन सी है? नागरिक सुरक्षा। कल अपन ने जो न्याय संहिता देखी है ना, वो बेसिकली अपने काम की ना होके वो लिटिगेशन वालों के ज़्यादा काम की है। और जो साक्ष्य संहिता है वो किसके काम की है? बेसिकली जो डिटेक्टिव एजेंसियाज होती हैं, जो अपनी जांच अधिकारी होते हैं। लेकिन अपने जो सबसे ज़्यादा काम की वो कौन सी? नागरिक सुरक्षा संहिता। अब अपन समझेंगे इसके लिए कि अपने काम में कैसे कैसे आती जाएगी। सबसे पहले अपन इसकी हिस्ट्री में चल रहे हैं कि जब अपन जब अपने हिंदू कोई भी टाइप की किताबों की बात करो, चाहे वो मनुस्मृति हो, चाहे वो अर्थशास्त्र हो, कहीं भी ना हमारे यहाँ इस चीज़ की प्रक्रिया डिटेल में नहीं दी गई है। कि कहीं भी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ना बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया है। हमारे यहाँ बेसिकली म्यूटिलेशन वाली पनिशमेंट ज़्यादा दी गई थी। और वो राजाओं टू राजा डिपेंड करता था। जैसे फॉर एग्जाम्पल बाहुबली मूवी देखी होगी, फिर वहां पे वो देवसेना वाला डायलॉग सुना होगा। वो राजमाता देवसेना लड़ते हैं, गंगा में फेंक दो ऐसे शास्त्र को, जो एक प्रेग्नेंट औरत को बंदी बनाते हैं। तो हमारे यहाँ बेसिकली क्या था ना, दंड का विधान हर जगह था, कि पीनल कोड हर जगह था। बट जो पीनल कोड का प्रोसीजर था ना, वो कहीं नहीं लिखा था। कि तुमने देखा होगा कुछ अपने यहाँ पे राजा होते थे, वहां पे दंडाधिकारी अलग से पोस्ट होती थी। कहीं पर राजा अपने पास रखता था पावर, कहीं पे प्रॉपर ज्यूरी सिस्टम होते थे। तो अलग अलग कॉन्सेप्ट चल रहे थे। बट ना इस्लाम में ये चीज़ थी कि इनका जो शरिया लॉ है, वहाँ पे प्रॉपरली डिफाइन था। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे बोलते थे, क्या नाम है इंग्लिश में इसका? मोहम्मदन क्रिमिनल लॉ। तो इंडिया में मेडिवल पीरियड तक ये चलता रहा, ब्रिटिश लोगों के आने तक पहले। अब क्या हुआ कि तुम देखो, ब्रिटिश लोगों ने सबसे पहले क्या लेके आया अपने यहाँ पे? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो इसमें बहुत सारी चीज़ों में लॉ तो हमें पता चल गए थे कि पीनल पनिशमेंट किस किस चीज़ में होगी। लेकिन जो प्रोसीजर था ना, वो हम पूरा उस टाइम पे किसका फॉलो कर रहे थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट का। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो प्रोसीजर था ना, वो काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी था। कि वो टाइप ऑफ दो लोगों में डिवाइड करता था, एक वाइट में और दूसरा नॉन वाइट में। क्योंकि जो इंग्लैंड का क्लाइमेट था, वहाँ पर नेचुरली सब लोग कौन रहते थे? वाइट। जो भी लोग वहाँ पे स्लेव ट्रेड के थ्रू आते थे, वो आते थे नॉन वाइट। तो नॉन वाइट के लिए बेसिकली प्रेजेंटेशन का प्रॉपर्टी नहीं थी। कि ना तो उनको वकील मिल सकता था, ना अपनी बात को रख सकते थे, कोई भी चीज़ नहीं थी। फिर धीरे धीरे इंडिया में अपने यहाँ पे 1857 की रिवोल्ट हो गई। फिर अपने यहाँ पे 1861 में क्या आ गए? आईपीसी आ गई। तो अपन आईपीसी को तो अपन ने डायरेक्ट कंटिन्यू कर लिया था इंडिया में। बट जो ब्रिटिश में सीआरपीसी आई थी पहली, वो आई थी 1882 में। तो इस सीआरपीसी में भी दोनों दो टाइप के प्रोविजन थे। एक कौन सा? वाइट, और दूसरा नॉन वाइट वाला। कि जो गोरों के लिए कानून होगा वो अलग होगा, और कालों के लिए क्या होगा? अलग होगा। प्लस प्रोसीजर भी कम्प्लीटली इसका अलग था। तुमने पूरी ब्रिटिश हिस्ट्री में आज तक नहीं सुना होगा कि किसी नॉन वाइट रेस वाले आदमी को काला पानी पहुंचाया गया हो। जितने भी काला पानी पहुंचाए गए हैं ना, वो वही आदमी पहुंचाए गए थे जो हमेशा काले थे। काले मतलब जो ब्रिटिश ओरिजिन नहीं थे। कभी तुमने सुना नहीं हुआ कोई फ्रेंच आदमी ने क्राइम किया है, डच ने किया है, पुर्तगीज ने क्राइम किया, किसी को काला पानी पहुंचाया हो? क्योंकि वहाँ के क्रिमिनल प्रोसीजर में क्लियर लिखा हुआ था कि कुछ चीज़ें सब किसके लिए बनी हुई हैं? नॉन वाइट के लिए। ठीक। फिर अपने इंडिया में बार बार ब्रिटिश वाली सीआरपीसी को चेंज किया। अल्टीमेटली 1973 में हमने 42nd लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन पे एक सीआरपीसी को बनाया था। अब जो अपने यहाँ पे सीआरपीसी बनाना, वो फिर पूरी जगह एप्लीकेबल नहीं था। एक नाम अपन कल समझ ही चुके हैं, वो कौन सा है? जे एंड के। तो वहाँ पे सीआरपीसी एप्लीकेबल नहीं था। तो जे एंड के में कब के बाद सीआरपीसी एप्लीकेबल हुआ है अपना? आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद। इसके बाद सीआरपीसी में क्लियर लिखा हुआ था कि नागालैंड स्टेट और जो भी ट्राइबल एरियाज होते हैं, वहाँ पे सीआरपीसी काम नहीं कर रहा था अपने यहाँ पे। अब शायद लक्ष्मीकांत ने यदि किसी ने पढ़ा हो कि अपने यहाँ पे कुछ फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल एरियाज में ना कुछ पावर होती है गवर्नर के पास, कि गवर्नर चाहे तो कुछ कानूनों को लागू करवा सकता है। तो बहुत सारी जगह इम्प्लीमेंट हुए, तो कहीं कहीं पे नहीं हुए थे। दो तीन बार सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे डायरेक्टिव भी दिए हैं कि सीआरपीसी कंप्लीट इंडिया के लिए होने चाहिए। बट आज भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए थे। अब लेकिन जो अपने यहाँ पे अब नया आया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तो ये पूरे के पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है और हर पार्ट में इक्वली एप्लीकेबल है।
तो जो वो ट्राइबल वाला प्रोविजन है ना, वो यहाँ पे हटा दिया गया है। उसके लिए गवर्नमेंट ने अलग से प्रॉमिस किया है। वो क्या बोला उन्होंने कि हम क्या लेके आएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो जब भी यूसीसी आएगा तो वहां पे हम ट्राइबल वालों के प्रोविजन दे देंगे। ये अभी हर जगह एप्लीकेबल है प्रोसीजरल के फॉर्म में। ठीक। अब हमें देखना है कि इसमें जो मेजर मेजर फीचर्स क्या हैं। तो सबसे पहला कौन सा फीचर है, विचाराधीन कैदियां या अंडर ट्रायल। तो अभी तक सीआरपीसी में क्या था कि यदि कोई भी आदमी अंडर ट्रायल है ना, और उसने अपना जो मैक्सिमम पनिशमेंट का पीरियड है, यदि उसने उसका कौन सा पीरियड कंप्लीट कर लिया है, हाफ पीरियड कर लिया है, तो उसके लिए एक पर्सनल बॉन्ड पर रिलीज कर दिया जाएगा। कि यदि मैंने कोई क्राइम किया और उसमें मुझे 3 साल की सजा है, अब लेकिन मैं अंडर ट्रायल कितने साल से हूँ, 1.5 साल या उससे ज़्यादा, तो अब मैं डायरेक्टली निजी बॉन्ड पर बाहर चला जाऊंगा। अब जब कन्विक्शन होगा तब मैं बाहर आ जाऊंगा। ठीक है। लेकिन एक किस केस पे काम नहीं चलता था, जहां पे कैपिटल पनिशमेंट हो या मृत्यु दंड हो। अब बीएनएस में इसको चेंज कर दिया है। तो बोल दिया है ए वाला प्रोविजन दो कंडीशन में अप्लाई नहीं होगा। पहला प्रोविजन कौन सा हो गया, लाइफ इन इम्प्रिजनमेंट, मतलब 7 साल से बड़ा वाली जितनी भी सजाएं हैं वहां पे लागू नहीं होगा। सेकंड कब लागू नहीं होगा, जब आप पे कितनी ज़्यादा अफेंस हो, एक से ज़्यादा। नॉर्मली तुमने पढ़ा होगा, यदि अपन ड्रिंक एंड ड्राइव का केस ही अपन पे बन जाए और उस केस में किसी का एक्सीडेंट हो जाए अपन से, तो वहां पे अपने लिए एक अफेंस लगता है कि मल्टीपल, मल्टीपल। पहला तो ड्रिंकिंग का, फिर ड्रिंक करके ड्राइविंग का, उसके बाद एक्सीडेंट का। इन केस गाड़ी ओवर स्पीडिंग में हो तो किसका सेक्शन लगेगा, ओवर स्पीडिंग का। तो वर्चुअली ये वाला जो चीज़ थी अब वो सबके लिए ख़त्म हो चुकी है। अभी की जो कंडीशन है, किसी ने भी इस टाइप की केस की है ना, तो मल्टीपल अफेंस तो लगते हैं। ठीक है। सेकंड चीज़, अभी जैसे अपन देखें, एक सबसे बड़ा इसके लिए पीछे जो बैकलैश हो रहा है ना, वो हो रहा है पॉलिटिशियंस या जो पॉलिटिकल अंडर ट्रायल होते हैं। जैसे अभी एक तुमने नाम सुना होगा, दिल्ली में एक वो मंत्री जी अंदर है, सत्येंद्र जैन। तो यदि उन पे चार्जेस ऑफ करप्शन भी हो जाएं, तो उनको जो मैक्सिमम पनिशमेंट हो सकती है वो कितने साल की हो सकती है, 7 साल। उनका ऑलमोस्ट कितने साल हो चुके हैं जेल में, 3 साढ़े 3 साल। अभी तो इतने हो ही चुके हैं, जबकि मिनिस्टर है वो, वहाँ के डिप्टी सीएम ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं। सोचो यदि ये प्रोविजन लग जाते हैं तो वही हालत होती है कि अंडर ट्रायल रह लिया 20 साल सजा होनी थी टोटल 7 साल, मतलब 13 साल कहाँ रह के आ गया वो जेल में, ज़्यादा। एक क्लासिकल केस है बिहार का, यदि किसी ने पढ़ा हो, लास्ट ईयर जून का है, कि बिहार में एक पर्टिकुलर आदमी को अरेस्ट किया गया और वो 20 साल बाद जेल से बाहर आया। और वो पकड़ा, वो बाहर कैसे आए कि एनजीओ के थ्रू, कि किसी और ने चोरी करी थी और मर्डर किया था, और दोनों का नाम अकेला कॉमन था। तो पुलिस ने उसकी जगह किसको उठा लिया, इसको उठा लिया, और ये जेल में रह के आ गया। और घर वालों को क्या लग रहा है कि नदी में बाढ़ आई थी बह गया है, घर वालों को पता ही नहीं है। वो तो जब 20 साल बाद जब ऐसा हुआ कि इसकी सजा पूरी हो गई, इसकी जमानत नहीं हुई, किसी एनजीओ ने पूछा होगा क्यों बाहर नहीं जा रहे हैं, तो बोले, बोले जाके करूंगा क्या। तो बोले तुम करते क्या थे, बोले कुछ भी नहीं करता था, बोले जेल में आ गया, मुझे पता ही नहीं है। फिर पूरी उसने इंक्वायरी करी, पता चला। फिर वो ले दे के जो भी सस्पेंड हुआ, बट अल्टीमेटली एक आदमी की जिंदगी 20 साल चले गए। तो एक तो बैकलैश वाली चीज ये है। ठीक है। सेकंड चीज, इसमें जो नया प्रोविजन आया है, अभी अपन समझेंगे बैकलैश कैसे करेगा। तो अभी तक क्या होता है, जो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होता है ना, वो जनरली हीनियस क्राइम वाले नेचर में होता है। हाँ, सीआरपीसी वाला ज़्यादा बेहतर था, वीएनएस में इन्होंने इसको और कॉम्प्लिकेट कर दिया। कि अब मैं कह रहा हूँ ना, कि मतलब आज हालत ऐसी है ना, कि तुम यदि एग्जाम के अंदर चीटिंग पकड़े करते हुए पकड़े जाओगे, तो हो सकता है तुम पे एक से ज़्यादा ऑफेंस माने जाएंगे। कि यदि तुम डिजिटल डिवाइस लेके आ रहे हो तो एक उसके ब्रीच का केस है, एक एग्जाम की सेंसिटिविटी का ब्रीच का केस है, तीसरा फ्रॉड का केस। तो 3 सेंक्शन तुम्हें यहीं लग जाएंगे, 3 सेक्शन। तो ये तो चीज़ सबके लिए ऑलमोस्ट निपटाने के लिए है। ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे, अभी तक जो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन अपने यहाँ होती थी ना, वो हीनियस क्राइम वाली चीज़ों में होती थी। हीनियस क्राइम मतलब मर्डर हुआ है, रेप हुआ है। अब उसको हटा के क्लियर बोल दिया गया है, कोई भी ऐसे ऑफेंस जहाँ पे 7 साल से ज़्यादा की पनिशमेंट है। किससे ज़्यादा से ज़्यादा की पनिशमेंट है, 7 साल। तो गवर्नमेंट आपके क्या ले सकती है, फॉरेंसिक एविडेंस, फिंगरप्रिंट, आई स्कैन, सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं इसको बोल रहे हैं कि इंडिया में ना, अपन अब किसके अंतर्गत आते जा रहे हैं, वर्चुअल पुलिसिंग में। जो यूएस वगैरह में सुना होगा ना, कि वहाँ पे सीसीटीवी सिस्टम लगे रहते हैं, कैमरे स्कैनर होते हैं, जो हर आदमी की एक प्रोफाइलिंग होती है। सेम कहीं ना कहीं अपन प्रोफाइलिंग की तरफ आते जा रहे हैं। और इसका मिसयूज कैसे होगा अपन समझेंगे, सेक्शन 172।
नेक्स्ट यहाँ पे है जो आ चुका है अपना अगला सेक्शन, डिटेंशन बाय दी पुलिस। ये है सेक्शन 172, जो सबसे ज़्यादा डिस्प्यूटेड है पूरे के पूरे किसमें, बीएनएस में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने दो चीज़ के कांड करे हैं। जो सबसे पहली चीज़ है ना, वो यहाँ पे देखो, पुलिस आपको डिटेन कर सकती है किस चीज़ में, उनके निर्देशों का विरोध करने पर, इनकार करने पर, अनदेखी करने पर, या अवहेलना करने पर। ऑलमोस्ट कुछ बचा ही नहीं है कि तुम यदि पुलिस की कोई भी चीज़ नहीं मान रहे हो तो पुलिस तुम्हारे लिए क्या कर सकती है, डिटेन कर सकती है। वो भी किसके फॉर्म में, प्यूनिटिव नहीं, प्रिवेंटिव डिटेंशन। एक, यदि इसके मिसयूज का बने का एग्जाम्पल तुम समझ सकते हो, अपन सभी अभी क्लास में बैठे हैं और एरिया के टीआई आ जाएं और बोले कि आप क्लास में पढ़ नहीं सकते, आप क्लास से बाहर निकलो। टीआई ने आके बोल दिया, और अपन सबने भी उनसे क्या बोल दिया कि नहीं हम बाहर नहीं आएंगे, हम क्लास में पढ़ रहे हैं। तो निर्देश का क्या हो चुका है, तो सब कहाँ जा सकते हैं, हिरासत में। मतलब इतनी पावर ब्रिटिश टाइम पीरियड में भी पुलिस के पास नहीं थी जितनी पावर अभी सेक्शन 172 ने दी थी। कोई इसको मिसयूज करने जाए, नहीं करने जाए तो बहुत अच्छी, यदि करने जाए तो एकदम अनलिमिटेड पावर है पुलिस के साथ। ठीक है। अब सेकंड प्रॉब्लम जो इसमें आई है ना, तो सीआरपीसी में क्लियर लिखा हुआ था जुडिशियल मजिस्ट्रेट। सबको पता होगा आर्टिकल 50। उसके बाद ही सीआरपीसी बनाया गया था कि हमने मजिस्ट्रेट पावर को दो टाइप में डिवाइड कर दिया था सेपरेशन ऑफ पावर में। तो एक हो गए थे हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और दूसरे कौन से हो गए थे, जुडिशियल। तो जो भी मेजर पावर थी वो किसके पास होती थी, जुडिशियल। एग्जीक्यूटिव के पास ऑलमोस्ट नाम मात्र की पावर थी, वो भी पीस बनाने के लिए, लॉ और ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। अब इन्होंने जुडिशियल मजिस्ट्रेट हटा दिया है, सिर्फ क्या लिख दिया है, मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट मतलब नायब तहसीलदार, तहसीलदार, डीएम, ये सब किसके अंडर में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट में। पहले सुना होगा कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के अंदर प्रोड्यूस करना है, वो जुडिशल होना चाहिए। अब एनटी के पास ले जाओ, जनरली ऐसा वो कार्रवाई करने जाओगे नायब तहसीलदार साथ में चला जाएगा तो बस मजिस्ट्रेट भी साथ में है, और अवहेलना भी हो चुकी है। मतलब अभी हालत ऐसी है कि तुम मतलब गवर्नमेंट ऑफिस में जाके कुछ भी नहीं कर सकते हो। तुमने थोड़ी बहुत भी हरकत करी, वहाँ पे मजिस्ट्रेट भी बैठा मिल जाए कलेक्ट्रेट के अंदर में, वहाँ पुलिस वाले मिल जाएंगे, तुम डरे जाओगे बढ़िया। एक प्रॉब्लम ये है। नेक्स्ट, अभी तक क्या होता था कि जब भी किसी अफेंस में मेडिकल एग्जामिनेशन होता है तो वहाँ पे ना एक ह्यूमन राइट कमीशन का डायरेक्टिव था कि वहाँ पे ऑफिसर ऑफ सैंटिटी होना चाहिए। ऑफिसर ऑफ सैंटिटी मतलब कैसा होना चाहिए कि ऐसा ऑफिसर जिसको अपने पद की गरिमा और पवित्रता के बारे में पता हो, ऐसे ऑफिसर को रखना चाहिए। इसलिए शायद ही तुमने कभी 19 के टाइम पे ह्यूमन राइट एक्ट पढ़े हो, तो वहाँ पे बहुत सारे क्राइम में कौन रहता था, डीएसपी लेवल का ऑफिसर। ठीक है। अब हर जगह डीएसपी रह नहीं सकता है, जनरली अपन बात करें कस्बे के लेवल पे, तो सीआरपीसी में उसको हमने किसके फॉर्म में रखा था, सब इंस्पेक्टर। अब उसको क्या कर दिया है, एनी पुलिस ऑफिसर। अब प्रॉब्लम ना यहाँ पे इसी टर्म से है। एनी पुलिस ऑफिसर का मतलब क्या होता है कि वो जो डायल 100 गाड़ी चलती है, उसका जो ड्राइवर रहता है वो भली प्राइवेट पार्टी रहता है, लेकिन जब वो गाड़ी लेकर आता है वो थाने के अंदर जाता है और वहाँ पे अपने क्या करता है, साइन करता है। क्यों, कि अब मैं गाड़ी किसके अंडर में चला रहा हूँ, एक थाने के जुरिस्डिक्शन के अंदर। वो भी क्या बन जाता है, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब तक वो एक रोज नामचा बोलते हैं थाने के अंदर, उसके अंदर जैसी एंट्री हो जाती है वो भी आदमी किसका पार्ट हो जाता है, पुलिस फोर्स का हो जाता है। एक प्रॉब्लम ये है। चलो, एक अच्छी प्रोविजन जो भी आया है वो अपन बोल सकते हैं जीरो एफआईआर। शायद किसी ने इसके लिए नाम सुना था, जीरो एफआईआर। जनरली अपने यहाँ पे क्या होता है, पुलिस में ना एक कॉन्सेप्ट चलता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, ज्यूरिस्डिक्शन, या न्याय क्षेत्र या अधिकार क्षेत्र। तो कई बार तुमने देखा होगा जनरली पुल वगैरह पे होता है कि यहाँ पे एक थाने की बॉर्डर, यहाँ पे दूसरे थाने की बॉर्डर, बीच में क्राइम हो जाए तो कोई वहाँ पे एक्शन नहीं लेता है। या तुम्हारे साथ ही हुआ है कि इनकेस तुम ट्रेन में बैठ के आ रहे हो और तुम्हारा मोबाइल चोरी हो गया दिल्ली में। अब तुम दिल्ली तो एफआईआर करने उतर नहीं सकते थे ट्रेन से, तो तुम अपनी सिटी पहुंच गए, इंदौर भोपाल, तुम वहां जाके एफआईआर करोगे तो पुलिस वाले एफआईआर रजिस्टर्ड करने से मना कर देते थे। रीजन क्या है कि एफआईआर सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होती थी, ज्यूरिस्डिक्शन में।
अब हमने यहाँ पे जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट ला दिया है। तो जीरो एफआईआर के कॉन्सेप्ट में क्या है कि आप ना एफआईआर, कि जो एफआईआर है ना, अब आप देश के किसी भी हिस्से में दर्ज करा सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि जहाँ पे क्राइम हुआ सिर्फ वहीं पे आप एफआईआर कराओगे। जो भी आपका रीचेबल एरिया है, जहाँ पे आपको पर्सनली सिक्योरिटी फील हो रही है, आप वहाँ जाके भी अपने एफआईआर रजिस्टर्ड करा सकते हो और पुलिस आपके एफआईआर रजिस्टर्ड कराने से मना नहीं कर सकती है। ठीक है। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या दिया गया है, सेकंड चीज क्या दी गई है कि यहाँ पे क्लियर दिया गया एक चीज और, कि जो भी एफआईआर होगी ना, उसकी एक प्रति आरोपी को मुफ्त में, और जो पीड़ित है दोनों को कितने दिन के अंदर में देना है, 14 दिन के अंदर में। ठीक। पहले कई बार पढ़ा होगा, शायद सुना होगा पेपर में कि पुलिस वाले एफआईआर की कॉपी नहीं देते हैं। कई बार डायरेक्ट कोर्ट में जाके मिलती है, बॉलीवुड की मूवी में देखा होगा कि जज साहब केस काय का लड़ने हैं, पता ही नहीं है, हमारे लिए एफआईआर ही नहीं मिल पा रही पुलिस थाने की तरफ से। अब वो आपको 14 दिन के अंदर देना क्या हो चुका है, कंप्लीटली कंपलसरी है। ठीक। नेक्स्ट, हायरार्की ऑफ कोर्ट को चेंज किया है, जो बहुत अच्छा प्रोविजन कर दिया है। पहले क्या होता था कि कहीं भी जहाँ भी आबादी 10 लाख से ज़्यादा है या जहाँ पे महानगर हैं, तो वहाँ पे आपको मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को अपॉइंट करना जरूरी है। तो कई बार क्या होता था कि क्राइम होते थे बड़ी सिटी में, बट किसका अपॉइंटमेंट नहीं हो पाता, मेट्रोपॉलिटन जज का अपॉइंटमेंट नहीं होता था। तो वहाँ पे कन्विक्शन ही चालू नहीं हो पाता था लोगों का, या बेसिकली कोर्ट की कार्रवाई नहीं बढ़ पाती थी। तो अब उस टाइप का उन्होंने क्लासिफिकेशन पूरा हटा दिया है। अब जो जज रहेंगे वो सब किसके आएंगे, इक्वल कैपेसिटी वाले। नेक्स्ट, ये प्रॉब्लम है अभी भी, सुप्रीम कोर्ट कई बार बोल चुकी है कि बेसिकली जो हथकड़ी होती है ना, वो ह्यूमन डिग्निटी के अगेंस्ट होती है। हथकड़ी आपको लगानी नहीं चाहिए। तो पहले तो ऐसा कोई प्रोविजन था ही नहीं कि हथकड़ी किसको नहीं लगानी, किसको नहीं लगानी है। अब लेकिन सरकार ने इतनी सारी कंडीशन डिफाइन कर दी है कि बस इनमें ही हथकड़ी लगाई जाएगी और किसी में हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी। पहला कौन सा, आदतन अपराधी है। चलो इसको अपन डिफाइन कर सकते हैं कैसे, कि मल्टीपल टाइम उसका पुलिस में एफआईआर है। बार बार हिरासत से भागने वाला अपराधी है। ठीक है। इसको डिफाइन कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। मैं अभी अरेस्ट हुआ हूँ और पुलिस वाले बोल देंगे गाड़ी से भागने की कोशिश करी, इसको पकड़ के बिठाया, बैठा था फिर भागने की कोशिश करी, इसने गाड़ी से 4 बार भागने की कोशिश करी, मैं क्या हो चुका हूँ अब, बार बार भागने वाला अपराधी। तो हथकड़ी पहनाई जा सकती है। ठीक है। फिर तो मेडिकल पे चले जाओ, ऐसी बहुत सारी दवाई होती है जो किसकी कैटेगरी में आ जाती हैं, ड्रग की। मतलब हिमांशु ज़्यादा डिटेल में बता पाएगा, किसी ने तुम लोग पूछना, बहुत सारे कफ सिरप होते हैं वो किसकी कैटेगरी में आती हैं, ड्रग की। जो भी साइकेट्रिस्ट दवाइयाँ लिखते हैं, जो भी अपनी नींद वाली दवाइयाँ होती हैं, रिलीजर दवाइयाँ होती है, स्ट्रेस फ्री, सब किसकी कैटेगरी में आती हैं, ड्रग की। दवाई नॉर्मल किसी मेडिकल में तुम चले जाओगे, जैसे एक जनरली नाम नहीं बताऊंगा, कोई दवाई आती है नींद वाली, तुम किसी मेडिकल में जाओ दबोलोगे तो कान वाला पत्ता पकड़ा देता है, और वो प्रॉपर ड्रग में आता है। मतलब तुम उसको ऑनलाइन ऑर्डर भी नहीं कर सकते हो जब तक नया प्रिस्क्रिप्शन ना हो, मार्केट में कोई दुकान वाला उसको बेच रहा है। तो मतलब हथकड़ी अपन को पहचा दी, गवर्नमेंट चाहे तो हर हालत में हथकड़ी अपन को पहना सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट, जो वहाँ पे विवाद था वो विवाद यहीं भी है कि यहाँ पे किसकी बात करनी है, कम्युनिटी सर्विस। तो बस इन्होंने एक चीज़ डिफाइन कर दी है कि कम्युनिटी सर्विस में उसको क्या नहीं मिलेगा, किसी भी टाइप का कंपेंसेशन। ठीक। लेकिन कम्युनिटी सर्विस क्या होगी नहीं पता है, छोटे अपराध क्या होंगे नहीं पता है। हाँ, ये अच्छी चीज़ यहाँ पे लेके आए हैं कि प्रोसेस का क्या करवा रहे हैं, डिजिटलाइजेशन। कि सभी को पता होगा, एक अपने एफआईआर के लिए ऑलरेडी एक सेंट्रल गवर्नमेंट का नेटवर्क बन चुका है, सीसीटीएनएस नेटवर्क करके नाम सुना होगा शायद। पूरा सेंट्रलाइज नेटवर्क है। तो एफआईआर अब आपको कागज में नहीं लिखी जाती, डायरेक्ट कहाँ होती है, कंप्यूटर में टाइप होती है, उस पोर्टल में अपलोड हो जाती है। इंटरनेट नहीं है, पुलिस वालों का बहाना नहीं है, वो 45 दिन के अंदर अपने आप डेटा रिट्रीव करता जाता है अपनी ड्राइव से, एनआईसी का सर्वर रहता है। तो अब तो जितनी भी तुम्हारी प्रोसेस होगी पूरी, चाहे वो तुम्हारा एफआईआर दर्ज करना हो, चाहे चार्जशीट केस डायरी हो, ठीक है, चाहे आरोप पत्र हो, चाहे फैसला, जो भी चीज़ आएगी पूरी कंप्लीटली आ जाएगी, डिजिटलाइज फॉर्म में आ जाएगी। एक अच्छी चीज़ लेके आए हैं। फिर नेक्स्ट चीज़, कि ट्रायल से लेके क्रॉस एग्जामिनेशन से लेके हर चीज़ किसके फॉर्म में आ जाएगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इससे बेनिफिट क्या हो थोड़ा सोचो, कुछ लास्ट ईयर यूपी का कुछ याद आ रहा है,
ये कोई दो क्रिमिनल कहाँ आ रहे थे, कुछ याद, नाम याद आ गया? हाँ। हाँ, एक वो आदमी हो गया, और दो चार ऐसे बहुत सारे क्रिमिनल थे। जहाँ पे क्या हुआ कि उनको जेल से लेके आए, रास्ते में गाड़ी पलट गई, उनकी डेथ हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई। ये तो हो गई अलग सेंस में। कई बार क्या होता है कि सेकंड लॉजिस्टिक चैलेंज क्या होता है, तुम तो समझना। अभी जैसे अपना अमृतपाल वाला केस ले लें। अभी अमृतपाल वाले केस में चार्जशीट चालू नहीं हुई है। अभी चार्जशीट जिस दिन भी चालू होगी, तो अमृतपाल वाला जो केस चल रहा है वो पूरा का पूरा चल रहा है जालंधर में। कहाँ चलेगा? जालंधर। वो भी कहाँ बैठा? असम की डिब्रूगढ़ जेल में। अब आपको लॉजिस्टिक के लिए उसको कहाँ लेके आना है? जालंधर। अब समझ जाओ कितनी पुलिस सिक्योरिटी चाहिए है। अब उसको लेके आप एरोप्लेन में आ नहीं सकते हो। क्यों नहीं आ सकते हो? हीनियस क्रिमिनल है। पुलिस वालों के लिए होनी चाहिए बंदूक, एरोप्लेन में किसी के लिए बंदूक लाना अलाउ नहीं है। समझ रहे हैं? मतलब प्राइम मिनिस्टर का वो अलग रहता है कि उनके लिए, अदरवाइज एयरपोर्ट सिक्योरिटी में कोई नहीं जा सकता बंदूक लेके, एयरपोर्ट सिक्योरिटी स्टाफ के अलावा। तो सेकंड प्रॉब्लम वो है। तो अब इन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अभी तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते थे? ट्रायल। बाकी चीज़ों में आपका कोर्ट का होना प्रेजेंट है, अब पूरी प्रोसेस वीडियो कॉन्फ्रेंस में चली गई है। ठीक है। नेक्स्ट चीज़, कि जो भी सेक्सुअल क्राइम वाले विक्टिम्स हैं, वहाँ पे अब क्या करी जाएगी? वीडियोग्राफी। तो वीडियोग्राफी अपन ने कल समझ ही लिया है, बताया था। उनसे बार बार क्या होता है? क्रॉस एग्जामिनेशन। बार बार क्रॉस क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका उनमें काम खत्म हो चुका है। डायरेक्ट वीडियोग्राफी हो गई है, तब उसका क्या हो चुका है? फाइनल स्टेटमेंट। अब जो भी क्रॉस एग्जामिनेशन है ना, आप डेली उससे राम कहानी नहीं पूछ सकते हो बुला के। आप वीडियोग्राफी देख लो, आपको लग रहा है मुझे इन 4 पॉइंट पे उससे क्या करना है? क्रॉस क्वेश्चन करना है। आप सिर्फ 4 पॉइंट पे करोगे। ना तो जज साहब बोल सकते, ना वकील बोल सकता कि पूरी घटना सुनाओ, उस दिन क्या हुआ था। वो अब सुनाने वाली बात ही नहीं है। ठीक। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वुमेन की जो डिग्निटी पे क्वेश्चन होते थे, वो चीज़ें इससे क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट जो प्रोविजन है, कि जब भी कोई फॉरेंसिक एक्सपर्ट वाली टीम जाएगी कहीं पे, तो उस जगह की प्रॉपर क्या होगी? ऑडियो और वीडियोग्राफी। सेम पुलिस वाले कहीं भी सर्च और सीजर के लिए आते हैं, तो वहाँ भी हमेशा क्या होगा? इसकी ऑडियो और वीडियोग्राफी। कई बार ऐसा होता है, तुमने सुना होगा, जैसे अभी लास्ट ईयर का केस है वो झाबुआ वाला, कि वहाँ पे पर्टिकुलर कुछ लेबर थे, वो गुजरात में एक जगह से सोने के सिक्के चोरी करके ले आए थे। यदि पेपर में पढ़ा हो किसी ने। फिर वहाँ पे झाबुआ पुलिस गई। तो जो भी कहानी है पता नहीं है, फिर बाद में वो खुलासा हुआ कि गुजरात पुलिस आ गई उनको अरेस्ट करने। तो उनने बोला सिक्के तो ऑलरेडी झाबुआ पुलिस ले आ चुकी है। फिर वो जो टीआई थे वो शायद अभी तक फरार हैं, 1 साल हो गया, अभी तक नहीं मिले हैं। और वो जो गोल्ड के सिक्के थे लगभग 13 किलो के थे। इतना हैफ्टी ट्रांजेक्शन हुआ था। तो अब कभी भी पुलिस वाले सर्च सीजर के लिए जाएंगे, आपको क्या करना कंपलसरी है? वीडियोग्राफी के लिए। सेम चीज़, कि यदि आप गाड़ियों को सीज कर रहे हो, तो उसकी भी क्या करनी चाहिए? वीडियोग्राफी। उसका रीजन तुम लोग देख सकते हो, किसी भी थाने के बाहर चले जाओ, तो गाड़ियों का ढेर लगा रहता है। और गाड़ियाँ पूरी कैसी होती हैं? कबाड़। अब आदमी की जब गाड़ी छूटती है 5 साल बाद, तो पुलिस वालों से जाकर बोलता है मेरी गाड़ी दे दो। तो वो एक कबाड़ा पकड़ा देते हैं। फिर आदमी बोलता है गाड़ी ऐसी हालत में थी नहीं। तो पुलिस वाले बोलते हैं मेरे पास तो ऐसे ही थी। वो खुद अपने मॉल का वीडियो माने नहीं जाएगा। तो अब प्रॉपर रिकॉर्ड किसके पास जाएगा? पुलिस वालों के पास। मतलब अब पुलिस वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यदि आपने गाड़ी को सीज किया, तो उसको आप कैसे मेंटेन करके रखो उसी प्रॉपर कंडीशन में। आप ऐसा नहीं कि कबाड़ा हो जाए। कई बार पता होगा थाने से ऐसा तक होता है, गाड़ियों के इंजन भी चोरी हो जाते हैं। अरे वो तो जलना तो बहुत दूर है, तुम कहीं चले जाओ, ऐसी गाड़ियां कबाड़े में रखी रहती ना, मतलब सब। जिसको टायर चाहिए टायर खोल के लेगा, हेडलाइट चाहिए हेडलाइट, इंजन चाहिए इंजन। सब ऐसी हालत है। ठीक। नेक्स्ट। तो अभी तक क्या होता है, जैसे अपन लोग कहीं भी थाने के पास जाओ, तो वहाँ पे एक पोस्टर लगा रहता है आदतन अपराधियों का। अब वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तरीका। अब क्या होगा, हर थाने में टीवी चलती रहेगी, स्क्रीन। तो वहाँ पे इन सबको प्रोमिनेंटली क्या किया जाएगा? डिस्प्ले। यदि यहाँ पे कि जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर है डिस्ट्रिक्ट का, तो वो चाहे, तो जो सिटी के डिजिटल बिलबोर्ड है ना, वहाँ भी ऐड चलवा सकता है। ये चीज़ तुम्हें दिल्ली में मिल जाएगी बहुत कॉमनली। दिल्ली पुलिस में था इस टाइप का प्रोविजन। तुम दिल्ली मेट्रो स्टेशन जाओगे ना, या तो वहाँ पे वो स्क्रीन में चलती रहती है। यदि आप में से इनमें से कोई भी व्यक्ति आपको दिखाई दे, तो उसके बारे में तुरंत ही सूचित करें। प्लस वहाँ पे इतना एडवांस है कि जैसे क्रिमिनल मान के चलो मैं हूँ, तो मेरी 5-7 फोटो बनाए देंगे वो, कि टर्बन
यदि पगड़ी लगाएगा तो कैसा दिख रहा होगा ये आदमी, यदि इसने अपने आप के पूरे बाल उड़ा दिए तो ऐसा दिख रहा होगा। 5-7 फोटो दिखाते हैं दिल्ली में, बाकायदा चलती रहती है, दिखते रहते हैं। यदि आपको इनमें से किसी भी आदमी का चेहरा दिखे तो आप तुरंत ही पुलिस को सूचित करते जाएं। तो अब वो यहाँ भी हो सकती है, तो यदि कोई कांड करने का सोच रहा है तो अब थोड़े संभल के रहना। ठीक है। चलो नेक्स्ट। अभी तक अपने यहाँ जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग था वो था मर्सी पेटिशन या दया याचिका, कि राष्ट्रपति के पास अनंत काल तक लटकी है, इसके बाद 10 साल लटकी, 8 साल लटकी, पता नहीं चलता था। बीएनएस ने उसको भी क्लियरली डिफाइन कर दिया है। ठीक है। तब आप दया याचिका सिर्फ और सिर्फ किस में लगा सकते हो? मृत्युदंड। बाकी और किसी चीज में नहीं है। अब सिर्फ उसके लिए कंडीशन क्या है आपके लिए? मृत्युदंड में। ठीक है। पहले कोई भी आदमी जाके किसी के नाम पे भी मर्सी पेटिशन लगा देता था, अब उसको क्लियर डिफाइन कर दिया है। या तो आप उसके क्या हो, रिश्तेदार हो, या फिर क्या हो, उसके कानूनी उत्तराधिकारी। कानूनी उत्तराधिकारी मतलब बेसिकली वकील हो जिसको उसने राइट दिया है। और यहाँ पे एक और मेजर चेंज आया है कि पहले वो पेटिशन अब लेके आनी है आपको कितने दिन के अंदर? 30 दिन। पहले 30 दिन वाला क्लॉज नहीं था और हम डायरेक्ट जा सकते थे राष्ट्रपति के पास। अब कहाँ जाना है? राज्यपाल। अब राष्ट्रपति के पास नहीं जाना है, सिर्फ किसके पास जाना है? राज्यपाल। यदि राज्यपाल ने आपकी दया याचिका को एक्सेप्ट कर लिया, फिर तो जो चीजें होने जानी चाहिए। यदि खारिज किया है तो आपको कितने दिनों के अंदर राष्ट्रपति को जाना है? 60 दिन। ठीक है। शायद तुम लोगों ने याकूब मेनन वाला केस सुना होगा। उस टाइम पे काफी ज्यादा डिस्प्यूट भी हुआ था कि उसके लिए सुप्रीम कोर्ट रात को खुल गई थी। याकूब मेनन की फांसी के लिए सुप्रीम कोर्ट कब खुल गई थी? रात को। तो बहुत ज्यादा उस समय मौके उड़ाई गई थी सुप्रीम कोर्ट की, कि मतलब न्याय के लिए कभी रात दिन में भी मना कर देते हैं कि विंटर वैकेशन, समर वैकेशन, और एक आतंकवादी को आप रात को बेंच खोल के बैठ गए। ठीक। अब क्लियर हो चुका है, यदि राष्ट्रपति ने आपको मना कर दिया है तब आप किसी भी प्रकार के न्यायालय में नहीं जा सकते हो। कि अब फाइनल अथॉरिटी कौन हो चुका है इंडिया में? प्रेसिडेंट वापस से। बीच में कुछ केस में सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल अथॉरिटी अपने पास ले ली थी, अब लेकिन क्लियर हो चुका है, फिर कौन हो चुका है? राष्ट्रपति। चलो नेक्स्ट। अब यहाँ पे मुकदमा चलाने की मंजूरी, ये चीज अपने लिए थोड़ा सा ध्यान में रखने जरूरी है कि यदि कोई पब्लिक सर्वेंट है, अब इसको थोड़ा सा लॉजिकली समझना। तुमने पढ़ा होगा कई बार अपने यहाँ पे लोग लोकायुक्त से ट्रैप होते हैं, फिर अपन देखते हैं ट्रैप होने के बाद 5-5 साल हो जाते हैं, ना तो चार्जशीट चलती है, ना सस्पेंड होते और कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो जाता है अल्टीमेटली किसके पास? गवर्नमेंट के पास, कि गवर्नमेंट डिसाइड करे कि इस पर मुकदमा चलाना है कि नहीं चलाना है। तो गवर्नमेंट के लिए पहले टाइम फिक्स नहीं था, वो अनलिमिटेड टाइम है। तो ये सिर्फ और सिर्फ तुमने सुना होगा जो सबसे ज़्यादा करप्शन में प्रॉपर्टी सीजर होती है वो होती थी राजस्थान में। तो ये प्रोविजन राजस्थान से कॉपी किया है। तो अब मैक्सिमम टाइम लिमिट कितने दिन है? 120 दिन। कि जिस दिन यहाँ पे लोकायुक्त ने किसको वो पहुंचाई है एफआईआर की कॉपी आपके डिपार्टमेंट को, तो डिपार्टमेंट को कितने दिन के अंदर आंसर देना है? 120 दिन के अंदर आंसर देना है। यदि आपने 120 दिन में आंसर नहीं दिया तो ऑटोमेटिकली इसको क्या मान लिया जाएगा? एक्सेप्टेड। कि आप चाहे तो इन पे हम क्या चला दिया जाए, मुकदमा आप चला सकते हो। ठीक है। लेकिन यदि उसमें कोई भी सेक्सुअल अफेंस वाला मामला है या ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला मामला है, तस्करी वाला मामला है, तो फिर डिपार्टमेंट की परमिशन होनी भी जरूरी नहीं है, वो डायरेक्टली आप पे कन्विक्शन कराना यहाँ पे चालू कर देंगे। चलो नेक्स्ट। कम्यूटेशन वाली नई कंडीशन भी आ गई है। ठीक है। तो पहले कम्यूटेशन आपके लिए डेथ पेनाल्टी में भी था, पता होगा भगत सिंह वाले मैटर में। ठीक। अब कम्यूटेशन वाला प्रोविजन वहां पे खत्म हो चुका है। अब वो डेथ पेनाल्टी में आपको सीधा कहाँ पे जाना है? मर्सी पेटिशन के थ्रू। अब यहाँ पे एक नया चीज कर दी है कि पहले कम्यूटेशन सिर्फ 7 साल वाले में होता था, अब कितने साल वाले केस में भी जा सकते हो आप? 3 साल वाले। तो इससे क्या हो जाएगा कि जो 40% मैटर है वो धीरे धीरे अपने आप क्या होते जाएंगे? कम होते जाएंगे, जो अपने यहाँ पे सेशन कोर्ट्स में होते हैं। एक इसको उन्होंने लॉ कमीशन के रिकमेंडेशन के बेस पे किया है। सेकंड, कि जो डेथ पेनाल्टी इन केस प्रेसिडेंट उसके लिए क्या कर रहा है, मर्सी की जगह कम्यूट कर रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ किस में कर सकता है? आजीवन कारावास में। ठीक है।
आजीवन कारावास होना चाहिए, जीवन लिखा है। उसको अधिकतम कितने वर्ष का कर सकते हो? 7 साल। 7 साल की सजा को 3 साल, इससे कम कुछ भी नहीं होगा। तो ये सारी चीजें अब क्लियरली डिफाइन हो गई, जो पहले डिफाइन नहीं थी, वो डिस्क्रिशनरी पावर हुआ करते थे। ठीक है। नेक्स्ट आया यहाँ उन्होंने इस चीज के लिए। ठीक है। तो किसी व्यक्ति को किसी अधिकारी की, तो यहाँ पे बेसिकली इस सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव था कि जो जेल है ना, वो हमेशा एक्सेप्शन होता है, और जो बेल होता है वो हमेशा क्या होता है? राइट होता है। तो ये सेफ गार्ड क्यों लेके आए हैं? बेल वाली चीज़ों के लिए। अब इसको अपन आगे समझना है डिटेल में। ये लैंग्वेज थोड़ी सी टेक्निकल है। कहाँ गया बेल वाला? नहीं, पीछे निकल गया लगता, जो दिख रहा है। नेक्स्ट। अभी तक सेक्शन 144 सबने सुना होगा। एक 144A सुना होगा, कि अपने 144 मतलब सेक्शन में गवर्नमेंट क्या करती थी, लोगों को रोकने की, मतलब 4 या 5 से ज़्यादा लोग कहीं रोक नहीं सकते थे। और 144A में क्या था, कि मजिस्ट्रेट ना कभी भी आपको हथियार ले जाने की अनुमति रोक सकता था। ठीक है। अब जो BNS में है ना, इसमें मजिस्ट्रेट के पास सेम पावर नहीं रखा गया है। ठीक। मतलब पावर दिया, अब आदमियों को जाना रोक सकते हो, लेकिन हथियारों को रोकने जैसा ऐसा कुछ भी यहाँ पे प्रावधान नहीं दिया गया है। तो एक जो चैलेंजिंग एस्पेक्ट है। अब ले जा सकते हो, क्योंकि लिखा तो नहीं है ना। पहले वही कह रहा हूँ, पहले क्लियरली डीएम के पास था कि वो ऑर्डर पास कर सकता है। अभी डीएम के पास ऑर्डर पास करने की पावर तो है कि जुलूस निकालना है कि नहीं निकालना है, लेकिन हथियार वाली जो कंडीशन थी वो अब यहाँ पे से क्या हो चुकी है? हट चुकी है। तो अब डीएम नहीं बोल सकता कि वो हथियार लेके जुलूस नहीं निकाल सकते हो। डीएम या तो क्या बोल देगा, जुलूस मत निकालो, या जुलूस निकालो, लेकिन जुलूस निकल रहा है तो उसमें हथियार नहीं रोक सकता अब डीएम। प्रॉब्लम ये है। तो चला जाएगा। वैसे पानते तो लोग पहले भी नहीं थे। तुम देख लो, जितने भी चल समारोह होते हैं या जो भी अपने यहाँ पे रिलीजियस ओकेजन निकलती है, सब में कोई ना कोई फॉर्म ऑफ, या तो अखाड़े चलते हैं, पंजाब जैसे अपन बात करें सिखों में, वहाँ गतका चलता है। तो हथियार का प्रदर्शन तो होता ही है, इसलिए उन्होंने उसको हटाई दिया कि लोडी मत लो। चल। नेक्स्ट। ये सबसे नई चीज है जो अभी तक अपने यहाँ पे नहीं था। क्या लिखा हुआ है? ठीक है। तो अभी ये वाला जो क्लॉज था ना, ये अपने यहाँ पे स्पेशल लॉ में था। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें याद होगा कि दाऊद इब्राहिम का आज तक कन्विक्शन नहीं हो पाया है। उस केस में सबका कन्विक्शन हो गया, दाऊद इब्राहिम का नहीं हुआ है। 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट में याकूब मेनन को फांसी हो चुकी है। उसका एक भाई था, कौन सा, एक और मेनन है, जो अभी तक फरार चल रहा है। उसका कन्विक्शन नहीं हो पाया है। क्यों नहीं हो पाया है? क्योंकि हमारे यहाँ कन्विक्शन के लिए उस आदमी का ट्रायल में होना जरूरी है। अब लेकिन यदि हमारे पास उस आदमी की पूरी ट्रेल मिल गई है, या उसके लिए पूरे के पूरे एविडेंस मिल गए हैं, तब उसका भी कन्विक्शन हमारे यहाँ पे क्या हो सकता है? हो सकता है। आपके लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी अपन एक एग्जाम्पल ले लें, विजय माल्या वाला केस। तो पता होगा विजय माल्या की प्रॉपर्टी आज तक सीज नहीं हो पाई। गवर्नमेंट ने जो बेसिकली किंग फिशर की प्रॉपर्टी थी उस असेट को डाइल्यूट कर दिया, बट विजय माल्या नीरव मोदी का नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि इनको बार बार मौके दिए गए, इंडिया की कोर्ट में आए नहीं है प्रेजेंट होने के लिए, तो आप इनकी प्रॉपर्टी सीज कर पाए, बट इनको धोखाधड़ी के मामले में जेल नहीं पहुंचा पाए, क्योंकि आए नहीं कोर्ट के सामने। अब क्या हो जाएगा इन एब्सेंटे ट्रायल में ना, आप आओ ना आओ आपकी मर्जी है, आप कन्विक्ट तो माने जाओगे अल्टीमेटली, क्योंकि यदि पूरी प्रोसेस चल रही है, बस ये मान लिया जाएगा कि आप गलती हो, इसलिए अपने आप को रिप्रेजेंट करने नहीं आ रहे हो। ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे, हाँ, इसके फायदे क्या हैं? पहली चीज तो इसमें क्या चालू हो गई है अब, अपन सब अपने मोबाइल से एफआईआर कर सकते हैं, बताए ना। एक फायदा ये हुआ है। सेकंड चीज, कि अभी तक क्या होता था, इस वाले प्रोविजन का मिसयूज हो जाता था, कि जनरली आप पे यदि किसी केस में सजा हो रही है, तो पुलिस आपको डायरेक्टली क्या कर लेती थी? अरेस्ट करती थी। फिर क्या बनाती थी? चार्जशीट। अब क्लियर है, यदि 3 साल से लेकर 7 साल से कम की सजा वाले कोई भी अपराध हैं, और उनमें यदि आपको अरेस्ट करना है, तो पहले पुलिस वाले क्या करेंगे? उसकी प्राइमरी इंक्वायरी करेंगे। उनके बेस पे जिनको कुछ एविडेंस मिल रहे हैं, तभी आपको वो क्या करेंगे? अरेस्ट करेंगे। हाँ, तो क्या होगी अपनी नॉर्मल जिंदगी है। फिर मेंटोस जिंदगी तो याद है ही अपने लिए, सेक्शन 172। हाँ, वो ब्रह्मास्त्र है। मतलब ये सब कुछ दिखाने के लिए असली वही है, कि फिर कुछ भी हो सकता है। ठीक।
नेक्स्ट, जमानत के लिए बहुत सिंप्लीफाइड कर दिया है। नेक्स्ट, अंडर ट्रायल के लिए जमानत की बातें करी गई हैं। बेल को सिंप्लीफाई कर दिया गया है। अब इसको बना के समझेंगे। एक प्ली बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। प्ली बार्गेनिंग का मतलब क्या होता है कि अपन ने सुना है, हिंदी नाम सुना होगा, राजीनामा हो गया कोर्ट के बाहर। तो अब कोर्ट के अंदर भी क्या हो जाएगा, राजीनामा, कि दोनों पार्टी बैठ जाएंगी, इनके वकील बोलेंगे 5 साल की सजा, इनके वकील बोलेंगे 0 दिन की सजा, बाद में दोनों बोलेंगे चलो ठीक है 2 साल में मान जाओ। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, प्ली बार्गेनिंग। तो इस टाइप का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। बट उसके लिए क्या है कि सजा का 1/4 से लेके 1/6 हिस्सा देना ही पड़ेगा, उससे कम में बात नहीं बन पाएगी। ठीक है। नेक्स्ट, विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम लॉन्च की जाएगी। नेक्स्ट, कि अभी तक होता है कोर्ट की सुनवाई एडजर्न हो जाती है मल्टीपल टाइम, अब अधिकतम कितनी बार हो सकती है, सिर्फ 2 बार। तो कहीं ना कहीं हम अब स्पीडी ट्रायल वाले सिस्टम की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। चलो नेक्स्ट ने दिखाई दिया है। अब इन्होंने बता दिया है कि अब जो चार्ज सीट है वो मैक्सिमम कितने दिन में रिप्रेजेंट करनी है, 90 डे में। अभी एमपी में अपना क्या बोलते हैं, ये लोकायुक्त ने अभी पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट पे कॉस्ट लगाई थी, उन्होंने 13 साल तक चार्जशीट को प्रेजेंट नहीं किया। जो लोकायुक्त कोर्ट में पर्टिकुलर आदमी जो इन्वेस्टिगेट कर रहा था उसने 13 साल चार्जशीट नहीं दी थी, किसमें, करप्शन वाले केस में। तो अब सब में मैक्सिमम टाइम कितने दिन हो चुका है, 9 दिन, सॉरी 90 दिन हो गया। फिर जैसे ही चार्जशीट होगी तो 180 दिन में उसकी पूरी क्या करनी है, जांच पूरी करनी है, उसको कहाँ पहुंचाना है, ट्रायल के लिए। जब कोर्ट में ट्रायल हो जाते हैं, तुमने सुना होगा कि कई बार होता है कि जजमेंट को जज साहब होल्ड कर लेते हैं और जजमेंट बाद में देते हैं, कई बार देखा होगा वेब सीरीज मूवी में। तब उनको जजमेंट कितने दिन के अंदर देना है, 30 दिन के अंदर। जैसे ही ट्रायल खत्म हो गया, अब आपको और कुछ नहीं सुनना है, अगले 30 दिन में जजमेंट देना आपके लिए कंपलसरी है। ठीक। अब यहाँ पे समझना है मेजर मेजर प्रॉब्लम अभी भी क्या रह गई है। पहली चीज तो कौन सी चीज है, हथकड़ी, जो आर्टिकल 21 को पूरा क्या करती है, डिफाई करती है। और अभी जितनी भी मेजर मेजर डेमोक्रेसीज हैं उसमें से इंडिया इकलौता बचा है जहाँ पे 2 प्रोविजन चल रहे हैं। एक कौन सा चल रहा है तुम्हारा, डेथ पेनाल्टी, मृत्युदंड, और दूसरा कौन सा, हथकड़ी। हथकड़ी का अल्टरनेटिव आजकल आता है, तुमने देखा होगा यूएस वगैरह में जो पुलिस वाले ले जाते हैं, तो बेसिकली वो इलेक्ट्रिक शॉक दे देते हैं गर्दन पे। तो उसके बाद आदमी 40-45 मिनट दिमाग उसका काम नहीं करता है, मतलब उसका न्यूरल सिस्टम जो है ना वो न्यूट्रल हो जाता है, फिर आप जैसा जैसा करोगे आदमी वैसे ही पीछे चलता जाएगा। तो अपन उसको लेके आ सकते हैं। या कई बार तुमने देखा होगा पुलिस वाले ले जाते हैं तो हथकड़ी की जगह है ना वो बांध देते हैं, तो अपनी सफ़ेद वाली कॉटन की रस्सी, वो उसका अल्टरनेटिव है। तो वो अपने आप पता नहीं लेके आएंगे नहीं आएंगे। तो एक तो प्रॉब्लम अपने यहाँ पे है। ठीक है, हथकड़ी अपन अभी तक चला रहे हैं। नेक्स्ट, पुलिस कस्टडी वाली कंडीशन क्या है, इसको बढ़ा दिया गया है। अभी तक क्या था कि आपको 24 घंटे के अंदर ही आप किस में रख सकते थे, पुलिस हिरासत में। ठीक, उससे ज़्यादा रखना है तो किसके पास जाना पड़ता था, मजिस्ट्रेट के पास। यहाँ पे अपन ने देख ही लिया है कि जुडिशल मजिस्ट्रेट अब सब क्या हो चुका है, मजिस्ट्रेट। पहली प्रॉब्लम ये हो गई है। सेम, बस सेकंड कंडीशन देखनी नहीं है, अपन को डिटेंशन वाली बताई है कि और अभी 90 दिन चल रही है। पढ़ा ही होगा वो, लक्ष्मण में रट लिया होगा कि एक बीच में अमेंडमेंट हुआ था जब 60 दिन होना था, बट आज तक उसको क्या नहीं किया गया है, इम्प्लीमेंट। तो अभी 90 ही चल रहा है। ठीक। अब बीएनएस में क्या है कि पुलिस को बेसिकली रखना तो कितने दिन के लिए, उसको अधिकतम 15, लेकिन धीरे धीरे बढ़ा के कितने दिन के लिए रख सकती है, पहली प्रॉब्लम। सेकंड, पहले यदि आप किसी आदमी की कस्टडी बढ़ाते थे तो पुलिस वालों को कारण बताने पड़ते थे कि वो गवाही नहीं दे रहा है, वो एविडेंस के बारे में नहीं बता रहा है, हमें इसलिए उसकी कस्टडी को बढ़ाना है। देखो, अपन को कारण बताना है क्या, नहीं। पहले आदमी यदि चाहे तो हायर कोर्ट चला जाता था काई के लिए, जमानत के लिए। अब तो जमानत भी नहीं मिलनी है। नेक्स्ट, जो अपन ने, हाँ, तो अपन समझ चुके हैं
मैंडेटरी बेल लिमिटेड एंड मल्टीपल केसेस। जब तुमने सुना होगा कभी भी कोई आदमी जैसे पैसा लेते हुए गिरफ्तार होता था रिश्वत लेते हुए, तो जेल नहीं जाते थे, उसकी बेल कहाँ हो जाती थी? वहीं के वहीं। देखा होगा बहुत सारी केसेस में। या तुमने देखा होगा कि तुम एग्जाम में चीटिंग करते हो तो जेल जाते हो क्या? नहीं, वहीं के वहीं क्या हो जाती है? बेल हो जाती है। कई बार तुम गाड़ी चला रहे हो बिना लाइसेंस के और पकड़े जाओ तो जेल जाना पड़ता है? नहीं, अपन पेनल्टी पे कर तो वहीं के वहीं क्या हो जाती है? काइंड ऑफ बेल मानी जाती है। अब ये वाले प्रोविजन भी बहुत सारे क्या कर दी गवर्नमेंट ने यहाँ पे, लिमिटेड कर दिए हैं। अपन को नहीं आना, बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं यहाँ पे, रटना हो तो बाद में देख लेना। ठीक। ये बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। ठीक। अ, फिर प्ली बार्गेनिंग बता ही दिया है, बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाना। बस प्ली बार्गेनिंग बेसिकली क्या होता है कि जहाँ बचाव और अभियोजन पक्ष के बीच में क्या हो जाता है, एक समझौता हो जाता है। चलो, क्या लग रहा है? प्ली बार्गेनिंग अच्छी चीज़ है खराब चीज़ है? मतलब सुनने में कैसा लग रहा है? अच्छी चीज़ है। हाँ। एक क्लासिकल एग्जाम्पल है, मैं नाम नहीं लूँगा। अभी एक जस्टिस साहब है अपने यहाँ से रिटायर्ड हुए हैं कुछ दिन पहले, और वो इंस्टा पे उनकी रील भी काफ़ी फेमस होती थी। तो एक लड़की ने पर्टिकुलर एक लड़के पे केस किया था कि वो डेली उसके साथ छेड़खानी करता था। क्या करता था? छेड़खानी। उसने 7-8 वीडियो एविडेंस दिए, तब जाके वो लड़का कहाँ गया? जेल में गया। लड़का काफ़ी इन्फ्लुएंसर था, पावरफुल था, तो मैटर चला गया हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के उन्हीं जज साहब ने उसको पता है किस बेस पर रिहा कर दिया कि इस राखी से हर राखी उसके घर पर जाके राखी बंधवाने जाएगा, और अपनी क्या मानेगा? बहन मानेगा। वो किसका एग्जाम्पल था? प्ली बार्गेनिंग का। ठीक। कि मतलब जो लड़का छेड़ रहा है अब वो क्या कर ले, उसको राखी बांध दे या राखी बंधवा ले, तो अब वो क्या हो जाएगा? उसका भैया, अब वो उसका छेड़ेगा नहीं। ठीक। ऐसे बहुत सारे तुमने पढ़ा होगा कि रेप के केस में समझौता हो जाता है, कि लड़का क्या बोल लेता, मैं शादी कर लूंगा, तो उससे क्या हो जाएगा? समझौता। अब तुम सोचो सेकंड वे में कि यदि आज किसी आदमी का मर्डर वाला केस अलग हो जाओ, बहुत एक्सट्रीम हो गया, यदि मैं नेग्लिजेंस से गाड़ी चला रहा हूँ, मोटरसाइकिल या कार चला रहा हूँ, और एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया, उसके दोनों पैर टूट गए हैं, तो नॉर्मली पनिशमेंट होनी चाहिए। अब फैमिली वाले बैक ऑफ दी कोर्ट पहले सेटलमेंट कर लेते थे, लेकिन कई बार आजकल क्या सीसीटीवी में आ जाते तो बैक ऑफ दी कोर्ट सेटलमेंट नहीं कर सकते। मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि नहीं मुझे इस गाड़ी ने मारी नहीं है, मतलब मैं तो अपने आप कूद गया था जाके और मेरे पैर टूट गए, प्रॉपर दिख रहा है सीसीटीवी में, गवर्नमेंट के कैमरे में। तो अब क्या होगा? प्ली बार्गेनिंग में मैंने वहां से बढ़िया जितना पैसा था वो ले लिया, ऑटोमेटिकली क्या हो गया? सिस्टम से बाहर आ गया। तो कहीं ना कहीं अपने यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को बोलता है पेएबल पनिशमेंट। पेएबल पनिशमेंट मतलब क्या होता है कि आप पैसा देते जाओ और क्या करते जाओ? क्राइम करते जाओ, क्योंकि आपको पनिशमेंट नहीं मिलनी है। पनिशमेंट के नाम पे आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ पे करना है। तो ये चीज़ बैकफायर होगी प्ली बार्गेनिंग के थ्रू अपने लिए। ठीक। लेकिन यहाँ पे दे ही दिया है, जिसके लिए आजीवन कारावास, मृत्युदंड या 7 साल के अधिक का कारावास होगा, उसमें ये नहीं कर सकते हो। इसलिए मर्डर मत करना, गाड़ी से उड़ा देना। ठीक है। गाड़ी से उड़ाओ तो मर्डर नहीं माना जाता है वो नेग्लिजेंस ड्राइविंग का केस होता है। मतलब यदि मैं गाड़ी से किसी को उड़ा दूँ, आज 50 लोग को भी उड़ा दूँ, तो मुझे मैक्सिमम पेनल्टी हो सकती है 3 साल की। वो किसका केस है? नेग्लिजेंस ड्राइविंग का। ठीक है। यदि ड्राइविंग लाइसेंस नहीं तो फिर 4-5 साल तक जाएगा। यदि ड्राइविंग लाइसेंस है, मैं सीट बेल्ट लगाई, फिर तो और ही कम होगा। यदि मैं सीट बेल्ट लगाई तो मैं उसको दिखा दूंगा टेक्निकल फेलियर था इंजन का। देखो मैं तो सीट बेल्ट लगाया था, मतलब मैं क्या करता हूँ, नियम को फॉलो करता हूँ। अब गाड़ी का गियर बॉक्स ही काम करना बंद कर गया, 100 की स्पीड में गाड़ी पहुंच गई थी, ना गियर लग रहे थे ना ब्रेक लग रहे थे। अब मैं करता क्या? पता होगा ना। आजकल नई कारें आती है, वो स्पीड में जब तक बंद नहीं करता उनका गेट खुलता नहीं है। मैं खुद कूद नहीं पा रहा था, खिड़की से बहुत चिल्लाया मैंने, भैया हट जाओ, इतने में गाड़ी चढ़ गई। तो हो सकता है उस कंडीशन में 6-8 महीने की सजा, उसमें 2 साल भी नहीं जाऊंगा मैं। चलो, नेक्स्ट। अगला, इससे फायदा क्या होना था? जो अपन लॉजिक दे रहे हैं कि जो प्ली वार्निंग वाला सिस्टम आ गया है, तो उससे जेलों में भीड़ क्या हो जाएगी? कम। तो सही लिखा है, कमी हो जाएगी। जब पहली सेटलमेंट हो गया लोगों का, तब जेल में जाएंगे क्यों? ठीक। क्यों? उसका रीजन क्या दिया है कि 2021 तक जो भारत की जेलों में टोटल प्रिजनर थे वो कितने थे? 5.5 लाख। ठीक। इसमें से 30% क्या थे? अंडर ट्रायल। तो ये एक प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट चीज कि बीएनएस में बहुत सारी चीज़ों में क्लैरिटी अभी भी नहीं है। ठीक। जैसे यहाँ पे उन्होंने जमानत को डिफाइन किया है, लेकिन तुमने पता होगा
कि जैसे अपन बात करें सीआरपी में, किसी ने पढ़ा होगा अपने यहाँ दो टाइप के ऑफेंस होते थे, कॉग्निजेबल और दूसरे नॉन कॉग्निजेबल। कि कहीं पे आपको वारंट लेके जाना है पुलिस को, कहीं पे वारंट लेके नहीं जाना है। फिर तुम्हारे जमानत वाले में दो टाइप के टर्म हो जाते थे, वो इस टाइप का यहाँ पे क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया है। और क्या बचा है इसमें? नहीं। नेक्स्ट बेनिफिट क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक मूड वाली चीज़ें हो चुकी हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे कहाँ गया, डेटा कलेक्शन फॉर क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन। हाँ, एक जो नेक्स्ट चीज़ है ना, कि अब यहाँ पे ना, नहीं यार ये वाली स्लाइड नहीं थी, एक और है क्या कोई? हाँ, कहाँ गया? एक पॉइंट शायद यहाँ पे ऐड नहीं हुआ, एक चीज़ बता रहा हूँ वो ध्यान रखना। कि पहले क्या होता था कि डिजिटल एविडेंस जो अपन देते थे या फॉरेंसिक एविडेंस देते थे, तो वो सिर्फ उसी आदमी को देने पड़ते थे जो उस क्राइम में इंक्लूड था। अब इसमें एक प्रोविजन और है कि यदि गवर्नमेंट को लगता है आप भी उस क्राइम के पार्ट हो, भले एविडेंस नहीं मिला है, तो भी आपसे वो आपके फॉरेंसिक एविडेंस मांग सकते हैं। कि आपके पूरे डिजिटल एविडेंस, आपके सिग्नेचर, आपके आइरिस स्कैन, आपके फिंगरप्रिंट स्कैन, वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट अब डिमांड कर सकती है अपन से। चलो नेक्स्ट, हाँ पब्लिक ऑर्डर फंक्शन, ये अपने बिल्कुल काम की नहीं है। नेक्स्ट जो अपना काम का है वो कौन सा है, अटैचमेंट ऑफ दी प्रॉपर्टी। ठीक है। अब गवर्नमेंट ने यहाँ पे पहले सिर्फ और सिर्फ कौन सा शब्द था, प्रत्यक्ष। अब यहाँ पे क्या जोड़ दिया गया है, अप्रत्यक्ष। तो यदि आपराधिक कोई भी आपने क्रिमिनल एक्टिविटी करी है और उससे जो भी प्रॉपर्टी आपके पास आ रही डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उसके लिए आपको क्या माना जाएगा, अपराध की आय। अपराध की आय मतलब गवर्नमेंट इसको क्या कर सकती है, अब अटैच कर सकती है। ठीक है। सीआरपीसी में केवल किस पे चलता था वो, जैसे तुमने यदि कार मर्डर किया और तुमने बाद भागने के लिए किसका यूज किया है, कार का, तो गवर्नमेंट सीज किसको करती थी, सिर्फ कार को। अब तो मर्डर करके कार से भागे हो और आके रुक गए हो अपने घर में, तो अब सीज क्या हो सकता है, घर भी। खेत में रुक गए तो क्या सीज हो सकता है, खेत। क्लियर है। तो ये वाला प्रोविजन क्यों लेके आए हैं, बेसिकली हमारे यहाँ पे एक एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट चलता था इंडिया में प्रॉपर्टी सीज करने के लिए। ठीक है। अब वो हर जगह पे काम में नहीं आता एनिमी प्रॉपर्टी में। मान के चलो कि फॉर एग्जांपल समझो कि मैं रहने वाला JNK का था और मैं टेररिस्ट बन गया। और टेररिस्ट कैसे बना कि मैं भाग के चला गया पाकिस्तान, वहाँ पे ट्रेनिंग लेके इंडिया आया। तो अब मैं क्या कहलाऊंगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एनिमी। मेरी प्रॉपर्टी किसके अंदर आ जाएगी, एनिमी प्रॉपर्टी। तो गवर्नमेंट इसको सीज कर सकती है, कर सकती है। लेकिन मेरा वहाँ पे एक लोकल गांव में 10-15 लोगों में नेटवर्क है, उन लोगों ने मुझे हेल्प करी है, लोकल लोगों ने, तो उनकी प्रॉपर्टी सीज गवर्नमेंट कर सकती थी क्या, नहीं। अभी तुमने सुना होगा कठुआ वठुआ में डेली इंसिडेंट्स हो रहे हैं, तब गवर्नमेंट डायरेक्ट प्रॉपर्टी ट्रेल कर सकती है। कि गवर्नमेंट को पता चला कि इस गांव के सरपंच ने, इन 5 लोगों ने इन आदमियों को शरण दी थी, तो गवर्नमेंट पांचों के घर को अब क्या कर सकती है, सीज कर सकती है। क्योंकि जनरली देखो जो भी घाटी में इंसर्जेंट वाले लोग होते हैं, वो जनरली व्हीकल के यूज नहीं करते हैं। वो एक हिल टॉप लोकेशन ले लेंगे और आसपास के 10-15 घरों में घूमते रहेंगे, कभी इस घर में कभी इस घर में, निकल लेंगे पैदल पैदल। तो उसी के लिए हम प्रोविजन लेके आए हैं। ठीक है। नेक्स्ट चीज, कि पहले यदि आप प्रॉपर्टी सीज कर रहे हो तो आपको एक फिक्स टाइम के अंदर सीज करनी है और फिक्स ड्यूरेशन के लिए करनी है। तो आप कितने टाइम बाद कर सकते हो, कभी भी। कितने टाइम के लिए, कभी भी। तो इसके लिए मैं मतलब बेसिकली वो क्या, क्या बोलते हैं, एक इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें मतलब बढ़िया अच्छा लिखा था कि अब MP और UP में बुलडोजर से घर नहीं तोड़े जाएंगे। क्योंकि घर तोड़ते हो तो लोग उस घर में फिर रहने लगते हैं, अब सीधा घर रख लिए जाएंगे। मतलब अच्छा लगा वो स्टेटमेंट कि अब घर तोड़े नहीं जाएंगे, अब सीधा क्या क्या गवर्नमेंट घर को रख ली जाएगी। और
उसी में उसने लिखा था कि कम्युनिटी सर्विस को इंटरफेयर करके गवर्नमेंट चाहे तो ऐसे घर में आंगनबाड़ी भी चला सकती है, क्योंकि हमने आपकी प्रॉपर्टी सीज करी है। अब उसको हम किसके फॉर्म में सर्व करना चाहते हैं? कम्युनिटी सर्विस। तो बढ़िया, उसमें क्या चलती रहेगी? आंगनबाड़ी। ठीक। नेक्स्ट, इन्होंने बस इतना बोल दिया है कि अभी तक अपन मानते थे इंडिया में जो सबसे ज़्यादा टफ कानून है वो कौन सा है? PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ED। सबसे टफ प्रोविजन उसके मांगते थे। अब इसका जो प्रोविजन है ये तुम बस एक बार पढ़ लो और अपन देख लेंगे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रोविजन। ठीक है। तो इसमें सिर्फ कौन सी प्रॉपर्टी अपन जब्त कर सकते थे? मनी लॉन्ड्रिंग। अभी तक जो मैक्स पावर था। अब हमने देख लिया प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों टाइप वाली। ठीक है। अगली चीज, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जो प्रॉपर्टी सीज हो रही थी वो मैक्सिमम कितने दिन के लिए हो रही थी? प्रोविजनली कितने दिन के लिए? 180। उसके बाद आप प्रूफ करो वरना सीज नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट चीज, यदि सीज करनी है तो हमें एक नोटिस देना पड़ेगा। कितने दिन पहले? कितने दिन पहले? ये लाइन बहुत अच्छी है। यदि आप प्रॉपर्टी सीज कर रहे हो तो आप लोगों को घर से अलग नहीं कर सकते हो, आपसे प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हो। देखो हिंदी में बढ़िया लिखा है, अचल संपत्ति का आनंद लेने से इनकार नहीं किया जा सकता। यहाँ पे दिख ही गया है। जब मन है तब प्रॉपर्टी सीज कर लो। डायरेक्ट आई, इनडायरेक्ट प्रॉपर फॉर्म में आई है, वैसे सीज कर लो। तो बेसिकली ये था कि BNS दिखने में लग रहा है हमारे लिए बहुत एकदम सभ्य बालक सा, लेकिन BNSS मतलब यदि इसका मिसयूज किया जाए तो बहुत ज़्यादा मिसयूज हो सकता है। मतलब इतनी पावर इंडिया में पुलिस के पास कभी नहीं रही है। मतलब ब्रिटिश टाइम पीरियड पर नहीं रही जितनी पावर कब आ चुकी है, अब आ चुकी है। कि मतलब यदि स्टेट आपके पीछे पड़ जाए तो कुछ भी हो सकता है। क्लियर?